दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको EBT 101 का एक अपडेट देने वाला हूँ, क्योंकि यही वीडियो मैंने इंग्लिश में बनाया है। आप में से कई लोग सोचेंगे कि ये जो वीडियो है ये रिपीट है। अगर आपको ऐसा लगे तो आप वीडियो पूरी तरह से देखने की ज़रूरत नहीं, यहीं पर से आप डिस्कनेक्ट करके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे चैनल में पिछले एक हफ्ते में 2000 नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, और ये सब नॉन हिंदी सब्सक्राइबर्स हैं। और ये अगर 2000 की संख्या है तो मैंने सोचा इनको थोड़ा रिवीजन भी हो जाए और साथ ही साथ EBT 101 का अपडेट भी हो जाए। उस उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप में से जो लोग नए नए ज्वाइन हुए हो या पिछले 6 महीने में ज्वाइन हुए हो, आपको ये वीडियो ठीक लगेगा। आप में से जो लोग साल भर से है यहाँ पर, आपको लगेगा कि आपने पहले सुन लिया है थोड़ा बहुत, तो आप इस वीडियो को इग्नोर कर सकते हैं। तो इसके साथ दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ, तो दोस्तों ये जो HIV है, ये डेंड्रिटिक सेल के थ्रू आती है जब दो इंसान आपस में संबंध रखते हैं तब। और दूसरा तरीका है इसका, खून के अंदर से जो खराब खून रहता है उससे भी HIV हो सकता है। तो ये दो तरीका है HIV होने का। डेंड्रिटिक सेल से HIV जो है वो लिम्फ नोड में जाती है और वहाँ से अपने जो CD4 T सेल्स में पहुँच जाती है। तो इस तरह से उसका रास्ता होता है। और आज की तारीख में हम जानते हैं कि HIV का स्ट्रक्चर क्या है, और उसके अंदर जो RNA है उसका सीक्वेंस क्या है, और HIV किस तरह से मल्टीप्लाई होता है सेल के बाहर, सेल के अंदर, और सेल के अंदर वो क्या क्या करता है और किस तरह से हमारे DNA में शामिल हो जाता है, ये सब हम जानते हैं। और HIV जो है उसका एक ही उद्देश्य है, वो ये नहीं जानता कि इंसान क्या है क्या नहीं है। HIV जो है उसका एक ही उद्देश्य है, वो खुद का कॉपीज़ बनाए और एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर पहुंच जाए। बस इतना ही उसको करना है। और जो कि ये रेट्रो वायरस है, उसकी वजह से ये हमारे शरीर के अंदर जो DNA है उसके अंदर शामिल हो जाता है, फिर उसके बाद वहाँ से बैठकर कॉपीज़ बनाता है। तो इसे रेट्रो वायरस कहते हैं। दोस्तों HIV जो है ये पहला रेट्रो वायरस नहीं है। जो आदि मानव है उसने भी रेट्रो वायरस के सामना किया है। हमारे पूर्वजों ने रेट्रो वायरस का सामना किया है। इतने सारे रेट्रो वायरस थे कि हमारा जो DNA है उसमें से 8.5% या 8.5% हमारा DNA जो है वो रेट्रो वायरस से आया हुआ है। और इसमें से कोई कोई रेट्रो वायरस का DNA जो है हमारे लिए बहुत काम आता है, और कोई कोई जो है वो परेशानी वाली है, जो किसी किसी लोगों को परेशान करती है। और HIV जो है वो अभी का रेट्रो वायरस है जिसके साथ हम लोग युद्ध कर रहे हैं, और हम इसके ऊपर जीत पाएंगे। और ये भी इतिहास में चला जाएगा कि था कभी और अभी नहीं है, इस तरह का वायरस बन जाएगा। और मैं आश्वासन के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने काफ़ी सारे आविष्कार कर लिए हैं अभी तक। जैसे जीनोमिक सीक्वेंसिंग मशीन्स बनाए हैं जिसमें अ, दुनिया में से कोई भी जंतु या जीव का DNA निकाल कर हम उसको देख सकते हैं कि किस तरह से वो DNA है, उसका पूरा मैपिंग कर सकते हैं। और बहुत बिल्कुल खर्चा कम होता है और टाइम भी बहुत ही कम लगता है। तुरंत पता चल जाता है कि इसका ब्लूप्रिंट क्या है, हर एक कीटाणु का, हर एक इंसान का, हर एक जानवर का, सबका। और गेहूँ, चावल, आटा, जिसका भी DNA है वो निकल सकता है। तो ये पहला आविष्कार है जो हमारे पास, जिसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आती है। दूसरा ये है कि हमारे पास अभी इतने पावरफुल टेक्नोलॉजी है जैसे CRISPR-Cas9, जिसमें जाके हमारे DNA के अंदर कट करके हम लोग एडिट कर सकते हैं। और बेस एडिटिंग, प्राइम एडिटिंग, ये दो अलग जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। और ZFN करके एक टेक्नोलॉजी है जीन एडिटिंग के लिए। ये सब को इस्तेमाल करते हुए हम जाके DNA को कट करके चेंज कर सकते हैं, और जो गलतियां हैं उसको सुधार सकते हैं, और जेनेटिक बीमारी को निकाल सकते हैं। और HIV जो कि रेट्रो वायरस है वो जाके हमारे DNA में बैठता है, इसलिए हम ये सब जो टेक्निक्स है उसके ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए भी मुझे कॉन्फिडेंस है कि एक ना एक दिन HIV जो है एक पुराना रेट्रो वायरस बन के रह जाएगा, जो कभी हमारे साथ संघर्ष किया था और अभी आमना सामना नहीं है उसका हमारे साथ। तो ये सब हो सकता है। और
ये EBT 101 जो है वो ऐसा कुछ इस तरह से काम करती है कि वो क्रिस्पर Cas9 जो है उसका इस्तेमाल करती है और उसको 3 गाइड RNA देती है जिसमें 3 एड्रेस होती है। देखिए, जब हम समझ लीजिए मैं इंडिया आने वाला हूँ, मैं आपको मिलने को आ रहा हूँ और मैं आपको पूछता हूँ कि आपका एड्रेस क्या है। आप कहते हो 23 MG रोड, राइट? तो आप 23 MG रोड बोलोगे तो मैं इंडिया पहुँचूँ तो MG रोड 23 MG रोड मुंबई में होगा, 23 MG रोड हैदराबाद में भी होगा, 23 MG रोड दिल्ली में होगा। हर एक जगह पर MG रोड है, हर एक जगह पे 23 MG रोड मिल सकता है, तो मैं कहाँ जाऊँ, राइट? तो कुछ इसी तरह से अगर EBT 101 जाके DNA को इस्तेमाल करके DNA एडिटर को इस्तेमाल करके हमारा DNA को कट करने वाला है, तो फिर उसको सही जगह बतानी चाहिए कट करने के लिए, गलत जगह नहीं, राइट? तो इसके लिए उसको एड्रेस देना पड़ता है, सही एड्रेस देना पड़ता है। 18 MG रोड मुंबई वेस्ट, जो भी रहेगा वो, तो उस तरह से अगर दे दे तो वो सही जगह पर जाके वो कट करेगा। तो 3 एड्रेस निकाले हैं EBT 101 के लिए, क्रिस्पर Cas9 को वहाँ ले जाके DNA को कट करने के लिए। अगर वो 3 जगह पर सही कट हुई तो HIV का गैग जीन जो है वो निकल जाएगा, ठीक है? तो EBT 101 गैग जीन को क्यों निकाल रही है? EBT 101 गैग जीन को इसलिए निकाल रही है क्योंकि ये गैग जीन जो है वो 2 जगह पर बहुत महत्वपूर्ण काम करता है HIV के लिए, और इसी की वजह से HIV भले कितना भी बदले लेकिन उसका गैग जीन बदलता नहीं। अगर गैग जीन बदल गया तो उसकी कॉपी नहीं बन सकती, और अगर उसकी कॉपी नहीं बन सकती तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए जो भी HIV की कॉपी आगे बढ़ती है उसमें गैग जीन जो है सलामत रहती है, बदलती नहीं है। समझ गए आप? तो EBT 101 जो है उसको ये गैग जीन को कट कर डालना है, क्योंकि ये गैग जीन हर जगह पर उसको HIV को बढ़ने में मदद करती है। इसका 2 काम है। पहला काम है HIV वायरस को असेंबल करने का। जैसे आपने देखा होगा SLV या जो हमारा रॉकेट है चंद्रयान भेजने के टाइम स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 पूरा जमा किया और ऊपर एक कैप्सूल के अंदर वो चंद्रयान को डाल के उसको बंद कर दिया, फिर सैटेलाइट को उड़ाया। कुछ इसी तरह से HIV जो है पहले कैप्सिड बनाता है, कैप्सिड के अंदर RNA डालता है, RNA डालने के बाद उसको रिलीज करता है। तो ये जो कैप्सिड बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें गैग जीन से जो प्रोटीन, गैग प्रोटीन बनती है उसका इस्तेमाल होता है। और एक बार वायरस पूरी तरह से बन जाए तो वायरस में ट्राइमर होती है जिसे जो गैग जीन से बनती है, उसमें GP120 और GP41 रहती है, और वो जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है HIV के लिए। CD4 रिसेप्टर और CCR5 रिसेप्टर के साथ तालमेल करके CD4 टी सेल के अंदर वायरल RNA डालकर इन्फेक्ट करने में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर CD4 टी सेल में CCR5 नहीं रहे और या अगर HIV में गैग प्रोटीन नहीं रहे तो इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ सकती, राइट? तो इसलिए एग्जिशन क्या चाहती है कि ये गैग जीन ही निकाल दे ताकि गैग प्रोटीन ही नहीं बनेगा, और गैग प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो विफल हो जाएगा वायरस अपना कॉपी बनाने में। भले उसका बाकी का DNA हमारे जीनोम में रहे लेकिन वो आगे कुछ नहीं कर सकता। तो इस हिसाब से वो कट करते हैं। लेकिन दोस्तों समस्या ये है कि जो 3 एड्रेस दिया है EBT 101 ने क्रिस्पर Cas9 को हमारे DNA में कट करने को, वो एड्रेस एकदम यूनिक रहने चाहिए, यानी कि वो DNA में कहीं और नहीं रहनी चाहिए। और बहुत खुशकिस्मती से बात यह है कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से रिसर्च की, थर्ड पार्टी का भी इस्तेमाल किया सर्च करने के लिए, पूरा ह्यूमन DNA में सर्च किया, कहीं भी उनको वो सीक्वेंस नहीं मिली, क्योंकि ये सीक्वेंस HIV के अंदर से आ रही है, ह्यूमन DNA से नहीं आ रही है, ये HIV DNA में से आ रही है जो हमारे DNA के अंदर बैठ गई है। तो ये 3 जो स्पॉट है वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट मिलती है, कहीं और नहीं कट होगा, ये साबित हो चुका है। तो एक बार ये गैग जीन कट हो जाए तो HIV विफल। लेकिन ये HIV विफल होने के बाद भी आपको ये फंक्शनल क्योर ही कहलाएगा, क्योंकि जो डॉर्मेंट सेल्स है जिसके अंदर HIV रेप्लिकेट नहीं कर रहा है, छुप के बैठा है, वो EBT 101 को दिखाई नहीं देती। इसलिए जब जब वो एक्टिवेट होगा तब EBT 1 जाके उसको कट कर देगी और ख़त्म कर देगी। लेकिन अगर वो एक्टिवेट नहीं हुआ तो ज़िंदगी भर
फंक्शनल क्योर ही रहेगा। साल ब साल चलते रहेंगे, जैसे जैसे 5-6 साल बीत गए तो और भी थोड़े डॉर्मेंट एक्टिवेट हो गए, वो ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह से वो कम 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 होके आखिरी में स्टेरलाइज हो सकता है। लेकिन अगर उसको तुरंत करना हो तो EBT-101 के साथ शायद डॉर्मेंट सेल को एक्टिवेट करने वाली कोई थेरेपी देनी चाहिए। ये एक ट्रायल अलग चल रही है जिसमें वो डॉर्मेंट सेल को जगाते हैं और साथ में EBT-101 देते हैं ताकि सब स्टेरलाइजिंग क्योर की तरफ बढ़ सके। तो वो भी ट्रायल चल रही है। सफल होगी कि नहीं ये पता नहीं, दोनों अलग अलग कंपनी का ट्रायल है। EBT का और दूसरे कंपनी का साथ में ट्रायल चल रही है। कंपनी नहीं, मेरे ख्याल से ये संस्था है, उसकी ट्रायल चल रही है। तो वो अलग, ठीक है। तो अभी आपको ये भी बता दूं कि कितना आगे पहुंचा है EBT-101। पहले इन्होंने इनविट्रो ट्राई किया था बॉटल के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर CD4 T सेल को HIV के साथ, और उसके अंदर EBT-101 डाल के। तो CD4 T सेल के अंदर जाके EBT-101 ने सही जगह पर कट करके गैग प्रोटीन निकाल दिया और CD4 T सेल को बचा दिया। उसके बाद उन्होंने बंदर में ट्राई किया, जिसको नॉन ह्यूमन प्राइमेट कहते हैं, और बंदर में उन्होंने SIV पे ट्राई किया। जैसे HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, उसका कॉपी है SIV जो सिमियन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस है। सिमियन का मतलब है बंदर या वानर। तो SIV में उन्होंने ट्राई किया और सक्सेस हुआ वहाँ पर। उसकी वजह से FDA ने इनको फेज़ 1 ट्रायल करने की अनुमति दी। फेज़ 1 ट्रायल में 2 चीज़ देखी जाती है। पहली चीज़ ये है कि क्या ये थेरेपी इंसान के लिए सेफ़ है, वो देने के बाद किसी को एलर्जी तो नहीं हो रही है, वो देने के बाद किसी का हार्ट फेल तो नहीं हुआ, वो देने के बाद किसी का किडनी फेल तो नहीं हुआ, वो देने के बाद किसी को डायबिटीज़ तो नहीं हुई। ये सब चीज़ें देखते हैं। और अगर कुछ बीमारी नहीं हुई, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हुई, तो एक पास हो जाता है। लेकिन दूसरा भी चीज़ देखना पड़ता है FDA के हिसाब से। ये अगर इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता है वो ठीक है, वो तो चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए, वरना फेज़ 2 में नहीं जाएंगे। तो इसलिए ये कम से कम डोज के साथ ट्राई किया जाता है और डोज को धीरे धीरे बढ़ाते हैं जब तक उनको कोई असर दिखाई न दे और पेशेंट को भी तकलीफ ना हो। और एक बार वैसे हो जाए तो वो जो डेटा है वो लेके ये FDA के पास जाते हैं और बता देंगे देखिए सेफ़ भी है और थोड़ा असर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हम अगर डोज बढ़ाएंगे तो शायद और अच्छी तरह से असर मिल सकता है। तो FDA कहेगा ठीक है आप फेज़ 2 में जाइए। तो EBT-101 अब जो है फेज़ 1 में है, और फेज़ 1 में इन्होंने जून 2022 को पहला पेशेंट को डोज किया और 2023 के अंत तक इन्होंने 3 पेशेंट्स को डोज किए थे। और इनका जो स्टडी प्लान है फेज़ 1 का वो ऐसा है कि पेशेंट को पहले ये EBT ART में जो पेशेंट है उसको पहले ये EBT-101 देंगे, फिर EBT-101 का डोज दे के 12 हफ्ते के बाद उनका ART बंद कर देंगे। और ART बंद करने के बाद रेगुलरली ब्लड टेस्ट करते रहेंगे, CD4 की मात्रा देखते रहेंगे, वायरल काउंट की मात्रा देखते रहेंगे। वीक 48 में ये चाहते हैं कि वायरल काउंट एकदम मिनिमम हो जाए, ऑलमोस्ट नॉट डिटेक्टेबल, और साथ ही साथ CD4 का लेवल जो है वो स्टडी रहना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें वो देख रहे हैं, और अगर ये 2 चीज़ें हो जाए तो ट्रायल सक्सेसफुल गिना जाएगा। ठीक है। और इनका अभी तक रिजल्ट क्या आया है कि इन्होंने सिर्फ यही बताया है कि किसी इंसान को कोई तकलीफ नहीं हुई। इन्होंने इफ़ेक्टिवनेस के बारे में कोई हमारे को डिटेल अभी तक नहीं दिया है। और जो कि ये एक्जिशन बायो जो है प्राइवेट कंपनी है, ये अगर कोई कॉन्फ्रेंस में जाए और उधर प्रेजेंट करे तो हमको डेटा मिलेगी। पब्लिक कंपनी जो रहती है जिसकी शेयर नैस्डैक में होती है या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में होती है, वो हर 3 महीने आके अर्निंग्स रिजल्ट देते हैं। अर्निंग्स रिजल्ट देने के टाइम बैलेंस शीट की बात करते हैं, सेल्स की बात करते हैं, प्रॉफिट्स की बात करते हैं, और उसके साथ साथ वो लोग पाइपलाइन में जितने कैंडिडेट है सबका स्टेटस अपडेट देते हैं, उसमें डेटा रिलीज़ भी होता है। लेकिन एक्जिशन बायो जो कि प्राइवेट कंपनी है, इसका डेटा रिलीज़ नहीं होने वाला जब तक वो कोई कॉन्फ्रेंस में न जाए। तो अगर कोई कॉन्फ्रेंस आ जाए तो हमें इसका इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। और दोस्तों आखिरी में जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ कोई भी थेरेपी के बारे में, तो सब बार बार कोई ना कोई बार बार पूछता है कि भाई ये कब मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको जवाब दे दूं कि मेरे हिसाब से इसको 2027 तक अप्रूवल होने की गुंजाइश है, क्योंकि इसको फास्ट ट्रैक डेसिग्नेशन मिला है FDA के पास से। इसका मतलब है FDA इसको कंटिन्यूसली मदद करेगी
जो थेरेपी डेवलप करने के टाइम, ट्रायल्स के टाइम, और उसका फॉर्म वगैरह फिलअप करने में भी हेल्प करेगी एफडीए का अप्रूवल फॉर्म के लिए। और साथ ही साथ उसको फ़ीस वीस भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी सारे फ़ीस में उसको डिस्काउंट मिलेगी, और इस तरह से फ़ायदा होता है फास्ट ट्रैक डेसिग्नेशन का। और एफडीए ने EBT 101 को फास्ट ट्रैक डेसिग्नेशन दिया हुआ है, और उसके वजह से मुझे उम्मीद है कि 2027 तक अगर कोई व्यत्यय नहीं हुई तो हो जाएगा अप्रूवल, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती है, तो मैं आपको ये सब भी चेतावनी दे देता हूँ, क्योंकि आप ऐसा ना समझ लीजिए कि राज ने बोल दिया 2027 को आ सकता है, यानी कि 2027 को हम राज के पास आएंगे और बोलेंगे भाई तुमने बोला था 2027 को आएगा, क्यों नहीं आया। मैं आपको समझाता हूँ किस किस कारण की वजह से 2027 में नहीं आ सकता है। तो आप समझ लीजिए कि अभी हमें पता नहीं कि एफडीए ने कितना पेशेंट का डेटा मांगा है क्लिनिकल ट्रायल में एक्जिशन के पास से। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए एफडीए ने कहा कि हमें 100 पेशेंट्स का डेटा चाहिए, और 100 पेशेंट्स अगर बताए आप, तो उसमें से एटलीस्ट 90% जो है उनमें रिज़ल्ट अच्छा रहना चाहिए। और अच्छा रिज़ल्ट का मतलब है इतना CD4 और इतना वायरल काउंट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एक्जिशन बायो शुरू कर लेगा काम, और उसने उसके प्लान के अनुसार उसने अभी 48 वीक्स का बनाया है। तो समझ लीजिए 100 पेशेंट के साथ शुरू किया, एफडीए को 100 चाहिए तो समझ लीजिए 150 पेशेंट के साथ शुरू किया। लेकिन ये जो 48 वीक्स के दौरान पेशेंट्स जो है उनके ज़िंदगी में कई परिवर्तन आती है। किसी का समझ लीजिए एक्सीडेंट हो गया और अभी वो क्लिनिकल ट्रायल में शामिल होने नहीं पा रहे हैं, किसी का ट्रांसफ़र हो गया या कुछ हो गया, तो इस तरह से लोग बीच में छूट जाते हैं, और जो छूट जाते हैं उनके जगह पर नए लोगों को लाके पहले सिरे से शुरू करना पड़ता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, जो आपका 48 वीक है वो लंबा हो सकता है। समझ लीजिए 40 वीक के बाद 3 लोग छूट गए ट्रायल में से, राइट। तो वो 3 लोग का वापस 48 वीक्स शुरू हो जाएगा। तो पहला 48 जो है उसका रिकॉर्ड तो दे दिया, पहला 45 जो है उसका रिकॉर्ड तो दे दिया, लेकिन वो बाकी 3 के लिए और 48 वीक्स वेट करना पड़ रहा है। तो कुछ इस तरह से भी परिस्थितियाँ हो सकती है जिसकी वजह से लेट हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि समझ लीजिए ट्रायल में किसी को बहुत ज़बरदस्त बीमारी हो गई, फिर एफडीए कहेगी कि एक्जिशन आप साबित करो कि EBT 101 की वजह से नहीं हुई है, और अगर आप ये साबित कर सकते हो तो हम आपको ट्रायल में आगे बढ़ने देंगे, अगर आप साबित नहीं कर सकते हो तो ट्रायल यहीं पर बंद। तो उसकी वजह से वो ट्रायल को बंद कर सकती है। तो ये सब चीज़ें, ये सब घटनाएं होने की संभावना है। मैं चाहता हूं कि ऐसा न हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो 2027 की जगह पे 2029 भी हो सकता है, 2028 भी हो सकता है, इसका कोई ठिकाना नहीं। और याद रखिए प्री क्लिनिकल हो गया है, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स हो गया है, फ़ेज़ 1 चल रही है अभी। फ़ेज़ 1 शुरू किया था जून में, 48 वीक्स का टाइम है फ़ेज़ 1 का। तो अभी देखते हैं कि अगला डेटा रिलीज़ जब आता है तब पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। अभी तक जितना डेटा रिलीज़ हुआ है उससे तो लगता है कि सब ठीक चल रहा है। और इसके अलावा मेरे पास नया कोई अपडेट नहीं है EBT 101 के बारे में। तो दोस्तों इसके साथ मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक दबा दीजिए, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।